नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा। वैसे डिफेंस का मीनिंग हिंदी में रक्षा होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित सुरक्षा ही है, तो इस तरह सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा। आज युद्ध का क्षेत्र इतना व्यापक होता जा रहा है कि अब यह केवल दो देशों की सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि देश के नागरिक भी पूरी तरह से युद्ध के घेरे में अपने को घिरा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि दुश्मन नागरिक क्षेत्र पर हवाई हमले के अतिरिक्त परमाणु और रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकता। उसका उद्देश्य है नागरिकों के मनोबल को किसी भी साधन से तोड़ना होता है, जिससे वह शीघ्र आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाए। यह सिविल डिफेंस का लोगो है, इसमें लिखा है नागरिक सुरक्षा, और इसका मोटो है सर्वभूत हिते रतः। आधुनिक समय का युद्ध वास्तव में समस्त राष्ट्र की शक्ति की परीक्षा का रूप है, क्योंकि इसमें केवल सैनिक ही भाग नहीं लेते, बल्कि देश के नागरिक भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सभी नागरिक युद्ध में अपना सक्रिय सहयोग देकर राष्ट्र शक्ति को मजबूत करते हैं, और इसी कारण आधुनिक युद्धों को पूर्ण युद्ध कहा जाता है, यानी टोटल वार, क्योंकि इसमें राष्ट्र की पूरी ताकत झोंक दी जाती है, चाहे वह भौतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, औद्योगिक हो, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक। इस तरह ये सभी तत्व युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनका सीधा संबंध राष्ट्र के नागरिकों से होता है। यही कारण है कि राष्ट्र के नागरिक उतने ही उत्तरदायित्व निभाते हैं जितने कि उस राष्ट्र के सैनिक। इस तरह हम कह सकते हैं जो राष्ट्र की रक्षा में जो भूमिका देश के सैनिकों की है, तो उसी तरह राष्ट्र की सुरक्षा में वही भूमिका देश के नागरिकों की भी है। युद्ध के प्रभाव से अब सभी क्षेत्र इसकी परिधि में आ जाते हैं। पूर्ण युद्ध में शत्रु के हर साधन को नष्ट करना आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, क्योंकि हर वर्ग तथा साधन इसके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। संपूर्ण युद्ध के स्वरूप में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राष्ट्र के उत्पादन और सुरक्षा में उनका सक्रिय सहयोग रहता है। और इसी कारण इस संदर्भ में मार्क्स और एंजल्स के विचार उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध में नागरिक शक्ति और साधनों का अत्यंत महत्व होता है, इसे कभी भी पूर्ण युद्ध में नकारा नहीं जा सकता। यानी क्या कहा कि जो आजकल पूर्ण युद्ध है, उन युद्धों में नागरिकों की शक्ति और साधनों का बहुत अधिक महत्व है। नागरिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का मनोबल बनाए रखते हुए तथा अपनी उत्पादन क्षमता को जारी रखते हुए दुश्मन के हवाई हमले व दैविक प्रकोप को या उसके असर को कम करते हुए सिविल प्रशासन की मदद से जो कार्यवाही की जाती है, उसे नागरिक सुरक्षा कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं नागरिक सुरक्षा क्या होगी? जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए। और जब दुश्मन बमबारी करता है या कोई देवी प्रकोप यानी कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप है या बाढ़ है, उसके असर को कम करते हुए ना अपने नागरिक प्रशासन को सहयोग करना, उसकी मदद करना। ठीक है, इसके अंदर जो भी कार्यवाही होंगी वो सभी क्या होंगी? नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगी। अब 30 सितंबर और 2009 को नागरिक सुरक्षा एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें दुश्मन के हमले शब्द के स्थान पर आपदा किया गया है। यानी अब ये क्या है? आपदा, डिजास्टर शब्द को इसके अंदर मतलब स्थान दिया गया है। अब हम कुछ परिभाषाओं का वर्णन करते हैं। जैसे किसी विद्वान ने ये कहा है कि शत्रु के किसी भी आक्रमण के दौरान नागरिकों के द्वारा रक्षा ही नागरिक रक्षा या सुरक्षा है। नागरिक सुरक्षा क्या होगी? दुश्मन के किसी भी आक्रमण के दौरान नागरिकों के द्वारा रक्षा ही नागरिक सुरक्षा है। सिविल डिफेंस इज द डिफेंस ऑफ ए सिटीजन बाय द सिटीजन ड्यूरिंग द अटैक ऑफ एनिमी। अब अगली परिभाषा दी है कैप्टन KN श्रीवास्तव है।
उन्होंने कहा है कि नागरिक प्रशासन एवं नागरिक जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त उन सभी उपायों एवं साधनों के योग को जिसके द्वारा शत्रु जनित युद्धकालीन मानवीय जीवन एवं संपत्ति पर पड़ने वाले कुप्रभाव को न्यूनतम किया जा सके और सशस्त्र सेनाओं को युद्ध में विजयी होने के लिए सहयोग दिया जा सके, नागरिक सुरक्षा कहते हैं। इन्होंने भी अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि दुश्मन किसी देश पर हमला करता है तो मानवीय जीवन और संपत्ति इन साधनों को नुकसान होता है, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या है, हम न्यूनतम कर सकते हैं। जैसे लिखा भी है, कुप्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। और दूसरा क्या है, हमारी जो सेनाएं हैं उनको युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए सहयोग भी मिल सके, तो वो क्या हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया। इसी प्रकार श्री YN राज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है सिविल डिफेंस। उसमें उन्होंने लिखा है, नागरिक सुरक्षा का अभिप्राय वायु सैनिक तथा नौसेना की गोलाबारी से होने वाली आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक नुकसान को सीमित करने के लिए उपलब्ध साधनों के समन्वय तथा अधिक से अधिक साधनों को पूरा करने, जनता को प्रशिक्षित करने तथा विशेषज्ञों के प्रयोग से है। इसी प्रकार सेठ ड्रकर के अनुसार नागरिक सुरक्षा का सार या अर्थ नागरिकों के द्वारा की गई रक्षा व्यवस्था है। द एसेंस ऑफ सिविल डिफेंस इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ सिटीजन बाय द सिटीजन। अब हम करेंगे नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता, यानी हमें नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड ऑफ सिविल डिफेंस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं इतनी सक्षम है, यानी हमारी सेना इतनी मजबूत है कि दुश्मन को होश संभालने की नसीहत देने में उनका कोई जवाब नहीं है। फिर भी आधुनिक युग में युद्ध का क्षेत्र काफ़ी व्यापक या विस्तृत हो गया है, और इसमें क्या हो गया कि आजकल पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय करने वाले तीव्र गति के लड़ाकू विमानों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जो लड़ाकू विमान आ गए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और उनको रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। तो इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए देश को हमेशा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि सीधी बात, रडार के पकड़ में आएंगे नहीं तो क्या करेंगे, बमबारी करेंगे और उससे काफ़ी जान माल की हानि होगी। तो इस प्रकार नागरिक रक्षा या सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम होने वाले नुकसान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो नुकसान होना है या उसकी संभावना है उसको कम से कम जरूर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, राष्ट्र की क्षमता उस राष्ट्र के नागरिकों के संकल्प और उसकी युद्ध करने की क्षमता तथा उसके मनोबल पर निर्भर करती है। यानी कोई राष्ट्र युद्ध में जीतेगा या हारेगा, तो यह बात उस देश के नागरिकों के संकल्प और उनकी युद्ध करने की क्षमता और मनोबल पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। यदि राष्ट्र का मनोबल ऊंचा है तो उस देश के नागरिक किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं होंगे, और यही नागरिकों का संकल्प ही हमें युद्ध में जीत दिलाता है। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने इंग्लैंड पर 130 दिनों तक ज़बरदस्त बमबारी की। इस आक्रमण के दौरान शुरुआत में इंग्लैंड के नागरिक इन खतरनाक बमों के बीच कार्य करना सीख गए थे। जर्मनी बम बरसाता रहा और इंग्लैंड के नागरिक क्या है, अपने दैनिक रूटीन कार्य करते रहे। तो इस तरह नागरिक सुरक्षा के कारगर तरीकों के द्वारा इंग्लैंड के नागरिकों ने कुशलतापूर्वक बमों के प्रभाव को कम कर दिया। इन्हें नुकसान तो हुआ, लेकिन जो आशा जर्मनी को थी नुकसान होने की, वो उतना नुकसान इंग्लैंड में हुआ नहीं। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, यानी आवश्यकता क्यों है नागरिक सुरक्षा संगठन की या सुरक्षा की, तो कह सकते हैं नंबर 1, शत्रु के मनोवैज्ञानिक दबाव को रोकने के लिए। यानी युद्ध के दौरान जो दुश्मन दबाव डालता है तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव को क्या है, रोकने के लिए। सशस्त्र सेनाओं को सहयोग के लिए, स्वयं, समूह और समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, भौतिक साधनों का भरपूर लाभ उठाने के लिए, विनाश को रोकने के लिए या विनाश को कम करने के लिए, युद्ध के लिए आर्थिक तैयारी करने के लिए,
युद्ध के लिए सैनिक तैयारी करने के लिए, प्रशासन को सक्रिय सहयोग देने के लिए, स्वयं की तैयारी के लिए, तकनीकी युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए, युद्ध के आतंक को नियंत्रित करने के लिए, आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए, राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए। अब बात की जाए युद्ध के हालातों में नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता हम कैसे व्यक्त करें, तो इसमें 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे युद्ध शुरू होने से पहले नागरिक सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, युद्ध जब चल रहा है तब नागरिक सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, और युद्ध के बाद इसकी क्या आवश्यकता होगी। तो पहले करते हैं हम युद्ध के आरंभ होने से पूर्व आवश्यकता, यानी युद्ध हुआ नहीं है उससे पहले नागरिक सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, यानी क्या भूमिका है। तो सीधी बात है, युद्ध हुआ नहीं तो उससे पहले चेतावनी देने का कार्य किया जाता है, और साथ ही सुरक्षा के आवश्यक उपाय किए जाते हैं। ये 2 बात मुख्य है, चेतावनी और सुरक्षा के आवश्यक उपाय, ठीक है, ताकि राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा के साथ ही आर्थिक विकास भी चलता रहे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो नागरिक सुरक्षा संगठन की इसमें भूमिका है। जैसे युद्ध शुरू हुआ नहीं है तो पहले नंबर 1 जैसे चेतावनी देना, नागरिकों को प्रशिक्षण देना ताकि आने वाले खतरों को अच्छी तरह से वो सामना कर सके, संकटकालीन शरण स्थल बनाना, सुरक्षा साधनों को जुटाना, महत्वपूर्ण स्थानों को छिपाना, संचार व्यवस्था को गोपनीय रखना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हटाना, नाभिकीय बम से बचने के उपाय बताना। ये सभी चीज़ें युद्ध के शुरू होने से पहले की है। अब ये युद्ध चल रहा है, दुश्मन के साथ गोलीबारी चल रही है, बम वगैरह गिर रहे हैं, तब क्या होता है, जनता में भय आतंक का वातावरण होता है। तो उसे कम करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन देने में संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है। संक्षेप में युद्ध के समय इस संगठन की आवश्यकता और इसकी कार्यवाहियों को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बम गिर गया तो जैसे बमों को निष्क्रिय करने की जानकारी देना, विनाशकता को रोकने के साधन जुटाना, आपूर्ति व्यवस्था संचालित रखना, ये भी बहुत जरूरी है। आकस्मिक चिकित्सा सेवा जुटाना, यदि कोई घायल हो गया तो अचानक मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना, और प्रक्षेपास्त्र विरोधी प्रक्षेपास्त्रों को जुटाने में सहयोग करना, यानी मिसाइल विरोधी मिसाइल को जुटाने में सहयोग देना। फिर है युद्ध के बाद की आवश्यकता, ये युद्ध खत्म हो गया उसके बाद कई सोचते हैं कि युद्ध के बाद नागरिक सुरक्षा की भूमिका खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी भूमिका उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि युद्ध के कारण अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न हुए संस्थानों को और प्रतिष्ठानों को पुनः व्यवस्थित करना होता है, और इस संगठन के द्वारा ये कम से कम समय में और अधिक आर्थिक साधनों से अधिक साधन जुटाने में मदद मिलती है। तो इस संगठन की आवश्यकता क्या होगी युद्ध के बाद, जैसे नंबर 1 राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए, नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए, नागरिकों की चिकित्सा सहायता के लिए, खाद्य और आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए, आवश्यक संस्थानों और इमारतों की मरम्मत करने के लिए, और नागरिक प्रशिक्षण देने के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि नागरिक सुरक्षा संगठन के बल पर राष्ट्रीय एकता और बलिदान की भावना को तो बल मिलता ही है, इसके साथ राष्ट्र का विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह सर्वोत्तम साधन भी है। इसमें नागरिक स्वेच्छा से संगठन तैयार करके राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र के विकास की प्रत्येक बाधा को हटाते हुए उसको एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। यही कारण है कि नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का एक अवयवी भाग है। अब नागरिक सुरक्षा संगठन, नागरिक सुरक्षा की सफलता के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों में देशभक्ति भावना, सहयोग, त्याग व बलिदान का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जिन नागरिकों में ये चीज़ें हैं, देशभक्ति की भावना है, सहयोग है, त्याग है, बलिदान है, वही इस संगठन में अच्छी तरह से शामिल हो सकते हैं और इसको चला सकते हैं। देश के प्रत्येक स्तर पर नागरिक सुरक्षा के समुचित संगठन का होना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह, स्थानीय संगठन, उद्योगों और सरकारी उपक्रम से है। सामूहिक प्रयासों के आधार पर ही नागरिक सुरक्षा अपनी कार्यवाही सफलतापूर्वक कर पाता है। अब यदि नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन की बात की जाए तो 3 प्रकार से किया जाता है, 3 स्तर है उसके। जैसे नंबर 1 स्वयंसेवी संगठन, अर्धशासकीय संगठन और शासकीय। स्वयंसेवी, अर्धशासकीय और पूरा शासकीय। स्वयंसेवी तो वो हो गया जिसमें वो कोई अपनी इच्छा से नागरिक कार्यों में भाग लेते हैं और वो कोई पैसा वगैरह नहीं लेते, फ्री में करते हैं अपने, यानी सेवाएं देते हैं, तो वो क्या हो गए स्वयंसेवी। तो इसके अंदर 3 संस्थाएं हैं, जैसे नंबर 1 रेड क्रॉस, सेंट जॉन एम्बुलेंस और स्काउट। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। युद्ध और शांति के समय नागरिकों की देखभाल करने का वाला यह संगठन विश्वव्यापी है। आपने नाम सुना होगा काफ़ी, रेड क्रॉस। तो यह क्या है, विश्वव्यापी संगठन है। युद्ध और शांति के समय तो यह संगठन बचाव व सेवा कार्य करता ही है। इसके अलावा भी युद्ध बंदियों का आदान प्रदान करना हो या भयंकर गोलाबारी के बीच ही जाकर ही क्या है, युद्ध में घायल हुए सैनिकों को की सेवा करता है ये संगठन। और इनके वाहनों पर लाल क्रॉस यानी जम्मा का निशान, ये चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं कि किसी भी वाहन पर या इमारत पर जिस पर ये लाल क्रॉस का चिन्ह बना हो, उस पर कोई आक्रमण नहीं किया जा सकता या किया जाता। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर एक दूसरे देश की सहायता भी करता है। फिर है सेंट जॉन एम्बुलेंस। 1877 में इंग्लैंड में सेंट जॉन एम्बुलेंस का गठन मानव सेवा के विचार से किया गया था। भारत में 1905 में मुंबई में नगर पार्श्व एम्बुलेंस और नर्सिंग डिवीजन की यूनिट स्थापित की गई। भारतीय सेंट जॉन एम्बुलेंस सेवा भावना को जागृत कर घायलों और पीड़ितों की बिना किसी भेदभाव के देख रेख करता है। संगठन नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त हवाई हमले से बचाव का प्रशिक्षण भी नागरिकों, महिलाओं, लड़कों तथा लड़कियों को प्रदान करता है। एम्बुलेंस डिवीजन में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट प्राप्त महिलाएं होती हैं। सिविल डिफेंस के संदर्भ में इस संस्था का योगदान सराहनीय है। फिर अगला पॉइंट, स्काउट। यह संस्था राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है। इस संस्था की शिक्षा और कार्य करने की रीति सिविल डिफेंस के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस संस्था की स्थापना सबसे पहले 1960 में इंग्लैंड में हुई थी। बॉयज स्काउट के नाम से जाने गई थी शुरू में। आजकल हमारे देश में स्कूल और कॉलेज लेवल पर इसका गठन किया गया है। तो इसका काम होता है हवाई हमलों से सुरक्षा, आग में फंसे लोगों को शीघ्रता से निकालना, उनका प्राथमिक उपचार करना यानी फर्स्ट एड, संदेश वाहन इत्यादि का कार्य बड़ी दक्षता से करते हैं। स्काउट बचाव कार्य के अतिरिक्त उन व्यक्तियों पर भी नजर रखते हैं जो तोड़फोड़ और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। फिर है, ये थे अब तक स्वयंसेवी संगठन। अब है अर्धशासकीय संगठन यानी अर्ध सरकारी। इस संगठन के सदस्य वेतनिक राज्य कर्मचारी नहीं होते, लेकिन इन संगठन और संस्थाओं का नियंत्रण राज्य के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका सरकार तो संचालन करती है, पर कार्यकर्ता सामान्य जनता होती है। ऐसी 2 संस्थाएं हमारे देश में कार्यरत है। ठीक, इसके अधिकारी तो सरकारी होंगे, कर्मचारी होंगे नहीं, ऊपर अफसर तो, और कार्यकर्ता क्या है, आम पब्लिक ही होती है। जैसे एनसीसी है, गृह रक्षक है यानी होम गार्ड है। तो अब एनसीसी का गठन युवक युवतियों में भारतीय सुरक्षा में रुचि जागृत करने के लिए किया गया है। यानी एनसीसी का गठन किस लिए किया गया है, हमारे देश के युवा पीढ़ी में भारत की सुरक्षा में रुचि जागृत करने के लिए किया गया है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में संगठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1948 में एनसीसी विधेयक भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। इस प्रकार देश के भावी कर्णधार विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जागरूक बनाने के लिए इस कोर का गठन किया गया है। और वर्तमान समय में एनसीसी को 3 भागों में बांटा गया है, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न और गर्ल्स डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न कॉलेज में होती है, ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल की। फिर जूनियर डिवीज़न यह स्कूल में होती है, 11वीं और 12वीं क्लास में। और गर्ल्स डिवीज़न यह लड़कियों के लिए होती है। एनसीसी के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं।
जैसे नंबर 1 क्या है, देश के युवाओं में चरित्र निर्माण करना हो, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, एडवेंचर की भावना, निस्वार्थ सेवा के आदर्श का विकास करना। नंबर 2 है, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने, राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध, संगठित, प्रशिक्षित और प्रोत्साहित युवा मानव संसाधन तैयार करना है। नंबर 3 पॉइंट है, सशस्त्र सेनाओं में अपना करियर शुरू करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए परिवेश उपलब्ध कराना है। इस तरह 3 उद्देश्य हो गए। फिर आता है गृह रक्षक यानी होमगार्ड। राष्ट्रीय कैडेट कोर की भांति ही होमगार्ड्स भी अर्ध शासकीय अनुशासित दल है। भारत में इसका सर्वप्रथम 1940 में मुंबई में गठन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को दबाए रखना और शांति की स्थिति को बनाए रखना था। ये इसका मुख्य काम, इन उद्देश्य है। इसके अलावा पुलिस की सहायता के साथ ही नागरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक सेवाओं को भी देता है, तो यानी साथ में पुलिस की मदद भी करता है। प्रत्येक राज्य में होमगार्ड के प्रमुख को सेना नायक यानी कमांडेंट कहते हैं। होमगार्ड की एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं और एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन में 10 बंदे होते हैं। और इस तरह एक कंपनी में लगभग 120 सैनिक होते हैं। अगला है शासकीय संगठन यानी पूरी तरह से सरकारी संगठन है ये। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर इस संगठन की व्यवस्था की गई। इस तरह हम नागरिक सुरक्षा संगठन क्या हो गया, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। यह संगठन सभी साधनों एवं विभागीय कार्यों की देखरेख करता है। इस संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है: केंद्रीय संगठन, राज्य संगठन और स्थानीय संगठन। तो इस तरह क्या है, शासकीय संगठन को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है: केंद्रीय स्तर पर, राज्य और स्थानीय स्तर पर। केंद्रीय संगठन, इस संगठन का भारत में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में निम्न कार्य है। नंबर 1, नागरिक सुरक्षा के कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा संबंधी नीति का निर्धारण, अर्ध सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके उत्तरदायित्व के प्रति सहयोग। केंद्रीय स्तर पर यह नागरिक सुरक्षा की नीतियों व योजनाओं का निर्धारण तथा उनके लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था की जाती है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री तथा नागरिक सुरक्षा का निदेशक मुख्य होते हैं। फिर है राज्य संगठन यानी राज्य स्तर पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। नागरिक सुरक्षा संगठन को युद्ध स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में अपने राज्य के गृह मंत्री के अधीन संगठन होता है। केंद्रीय संगठन तो क्या होगा, गृह मंत्रालय के अंदर, वो राज्य वाला राज्य का जो गृह मंत्री है उसके अधीन होगा। अपने राज्य की आवश्यकता को देखते हुए आपातकाल स्थिति में कुशलता से कार्यवाही करने के लिए नीति निर्धारण और व्यवस्था की जाती है। जनता को जागरूक बनाने, उनको प्रशिक्षित करने और उनको भर्ती करने का काम राज्य स्तर पर किया जाता है। स्थानीय संगठन, यह संगठन जिला स्तर पर तैयार किया जाता है, जिसका नियंत्रण एवं निर्देशन जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है, यानी डीसी द्वारा, डिप्टी कमिश्नर। यह संगठन राज्य सरकार द्वारा तय की गई नागरिक सुरक्षा नीतियों की जानकारी के साथ लागू करने के लिए आम लोगों तक पहुंचाने की कड़ी का काम करता है। इसकी सलाहकार समिति में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक रक्षा सेवा इस प्रकार से है, जैसे रक्षक सेवा है, आकस्मिक सेवा है, कल्याण सेवा है, सुरक्षा सेवा है, चिकित्सा सेवा है, बचाव सेवा, आपूर्ति सेवा, यातायात सेवा, प्रशिक्षण सेवा, अग्नि सेवा, तकनीकी सेवा। और अंत में नागरिक सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस फोर्स। नागरिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण संस्थान है, जो नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। अंत में जय हिंद।